इस सवाल में आपको ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का कैश फ्लो दे दिया है और इतना कैश फ्लो आने का कितना चांसेस है वो भी दे दिया है। जैसे कि फर्स्ट में है 2000 कैश फ्लो का आने का चांस है 0.1, फिर 4000 आने के चांस है 0.2। तो इसी तरह से आपको कैश फ्लो भी दे दिया है और हर कैश फ्लो का कितना प्रोबेबिलिटी है वो भी दे दिया है। फिर कहता है कि आपको नेट कैश फ्लो निकालना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और नेट कैश फ्लो भी निकालना है। नेट कैश फ्लो का मतलब कि कितना कैश आउट हो रहा है और कितना कैश इन आ रहा है। तो नेट में कितना कैश इन आ रहा है वही आपको बताना है नेट कैश फ्लो में। इसके लिए आपको बोला है कि आप डिस्काउंट रेट 10% का यूज़ कर सकते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो निकालते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी टेक्निक। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में सबसे पहले हम लोग जो भी कैश फ्लो है उसको एक्स मान लेंगे और जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको पी मान लेंगे और एक्स और पी को इंटू कर देंगे तो हम लोग को पी एक्स मिल जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आ रहा है। अब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फर्स्ट ईयर में 6000 आया, सेकेंड ईयर में 4800 और थर्ड ईयर में 4200। तो ये जो आया ये एवरेज आया, एवरेज कैश इनफ्लो। अब एवरेज कैश इनफ्लो तो हम लोग को मालूम चल गया। तो अब हम लोग को एनपीवी निकालना है। एनपीवी का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो 10,000 दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। तो हम लोग 10% का डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। तीनों साल के अंत में कितना कितना एवरेज कैश इनफ्लो है वो हम लोग को मालूम चल गया है, 6000, 4800 और 4200। तो उसको इंटू कर देंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ पर 10% है तो कैलकुलेटर में हम लोग लिखेंगे 1.10, फिर डिवाइड करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इससे हम लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा ईयर 1 में। फिर और एक बार इक्वल करेंगे तो ईयर 2 का मिल जाएगा, और एक बार इक्वल करेंगे तो ईयर 3 का मिल जाएगा। तो उसी तरह से ईयर 1 का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आया उसको इंटू कर देंगे 6000 से, ईयर 2 का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आया उसको इंटू कर देंगे 4800 से, ईयर 3 का जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आया उसको इंटू कर देंगे 4200 से। वही हम लोग ने यहाँ किया है और लास्ट में माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि 10,000 है। तो हम लोग का एनपीवी निकल के आ जाएगा। इस सवाल में कहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको चुनना चाहिए, प्रोजेक्ट ए या फिर प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में भी जो कैश फ्लो आने वाला है वो दे दिया है और उस कैश फ्लो आने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी दे दिया है। सेम चीज़ प्रोजेक्ट बी के साथ भी किया है, सारा कैश फ्लो दे दिया है और उस कैश फ्लो का होने का कितना प्रोबेबिलिटी है वो भी दे दिया है। तो हम लोग कौन सा चुने? हम लोग उसी प्रोजेक्ट को चुनेंगे जिसमें हम लोग का एनपीवी ज़्यादा आएगा, यानी कि जिसमें हम लोगों का फ़ायदा ज़्यादा है। जिसका एनपीवी ज़्यादा आएगा हम लोग उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का टेक्निक लगाते हैं और निकाल लेते हैं एनपीवी। तो सबसे पहले सारा कैश फ्लो को लिख लेंगे, इनटू कर देंगे उसके प्रोबेबिलिटी के साथ, तो मिल जाएगा हम लोगों को एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। सारे एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को अगर जोड़ देंगे तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है एवरेज में। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों का एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एवरेज में मालूम चल जाएगा। और जैसे ही एवरेज में मालूम चल गया उसको इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो हम लोगों का मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दिया हुआ ही है, तो एनपीवी निकल के आ जाएगा। तो एनपीवी निकालते हैं प्रोजेक्ट ए का। 12,000 हम लोगों का एवरेज में कैश इनफ्लो था, इंटू कर दिए हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे आया? 10% के हिसाब से आया, क्योंकि क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। तो 12,000 इंटू 0.9091 माइनस 10,000, तो 909 निकल के आया एनपीवी प्रोजेक्ट ए का। उसी तरह से प्रोजेक्ट बी का भी एनपीवी निकालेंगे तो निकल के आएगा 9,273। तो प्रोजेक्ट बी हम लोग के लिए बेटर है, हम लोग चुनेंगे प्रोजेक्ट बी को। याद रखिएगा एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस सवाल में भी प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दिया गया है। आपको बोला है कि एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, तभी हम लोग एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो निकाल रहे थे। यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए कहा है और यहाँ पर डेटा भी एनपीवी का दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो निकाल रहे थे तो डेटा दिया हुआ था कैश इनफ्लो का, यहाँ पर डेटा दिया गया एनपीवी का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल रहे हैं। तो चलिए वैसा ही मेथड यूज़ करते हैं और एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं। एक्स मतलब कि यहाँ पर एनपीवी एस्टीमेट आ गया 15,000, 12,000, 6,000 और 3,000। इसको इंटू कर देंगे इसका प्रोबेबिलिटी के साथ 0.2, 0.3, 0.3, 0.2, तो निकल के आ जाएगा हम लोग का एक्सपेक्टेड एनपीवी। प्रोजेक्ट बी में भी ऐसा ही करेंगे और टोटल कर देंगे तो हम लोग का एक्सपेक्टेड एनपीवी निकल के आएगा एवरेज में। तो 9,000 और 9,000 ही आया, तो दोनों एनपीवी 9,000 है।
अब अगर क्वेश्चन में ध्यान दें तो क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालने के लिए कहा था। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी कि पीआई का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर से रिपीट करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। लेकिन यहाँ पर देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नहीं दिया हुआ है। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों के लिए क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 36,000 और 30,000। हम लोगों को पीआई निकालने के लिए सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का ज़रूरत है। कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला लगाएंगे एनपीवी का। हम लोग को मालूम है कि एनपीवी का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी भी दिया हुआ है 9,000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी दिया हुआ है 36,000 और 30,000। तो इससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। तो प्रोजेक्ट ए का केस में 45,000 आया, प्रोजेक्ट बी का केस में 39,000 आया। बस फार्मूला पुट किए हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। क्या है फार्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमेशा टाइम्स में आता है। तो प्रोजेक्ट ए का पीआई आया 1.25 टाइम्स और प्रोजेक्ट बी का पीआई आया 1.30 टाइम्स। इस सवाल में आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का सारा कैश फ्लो दे दिया है और उस कैश फ्लो का कितना होने का चांसेस है यानी प्रोबेबिलिटी है वो भी दे दिया गया है। आपको दो चीज़ निकालने के लिए कहा है। पहला आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए कहता है और दूसरा कहता है कि तीनों साल में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हम लोग अपना आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड एनपीवी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले कैश इनफ्लो तीनों साल का जो दिया हुआ है उसको एवरेज में लेकर के आते हैं। कैसे लाते हैं एवरेज में? जितना भी कैश इनफ्लो है उसको इनटू कर देते हैं उसके होने वाले चांसेस से यानी कि प्रोबेबिलिटी से। हम लोगों को एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मिलता है। सारे एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को जोड़ देते हैं तो हम लोग को एवरेज में मिल जाता है कि इतना कैश फ्लो आने का चांस है इस ईयर में। तो तीनों साल में एवरेज कितना कितना आने का चांसेस है? 24.4, 28.5, 26.6। अब इन तीनों को इनटू कर देंगे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से ताकि इन तीनों को प्रेजेंट वैल्यू में ला सकें। तो 24.4 इंटू 0.9434 प्लस 28.5 इंटू 0.889 प्लस 26.6 इंटू 0.839। यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लिए हैं? 6%। तो इस तरह से हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया। माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 50। लेस कर दिए तो हम लोग को मिल गया 20.72 लाख। ये एनपीवी निकल के आ गया। तो पहला पार्ट हम लोग का डन हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोगों को एचडी निकालने के लिए कहा था। तो एचडी का जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एचडी का क्या फार्मूला होता है? जो हम लोगों ने कैश इनफ्लो है वो लिखेंगे एक्स इंटू कर देंगे पी के साथ यानी प्रोबेबिलिटी के साथ, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। जैसे ही एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को जोड़ेंगे तो एवरेज में कितना कैश इनफ्लो आने वाला है वो मिल जाता है हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार। अब नेक्स्ट कॉलम में हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। जो भी कैश इनफ्लो है उसको माइनस करते हैं एवरेज कैश इनफ्लो जो अभी हम लोगों ने निकाला। तो जब हम लोग लेस करते हैं तो हम लोगों को डिफरेंस मालूम चलता है, डेविएशन मालूम चलता है कि कैश इनफ्लो कैसा कैसा है और एवरेज में कैश इनफ्लो कौन सा है, उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन है। तो जितना डेविएशन निकल के आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि डेविएशन तो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो नेट में तो कुछ और ही डेविएशन आ जाएगा। इसीलिए डेविएशन जो भी आता है उसको स्क्वायर कर देते हैं। इसीलिए हम लोग एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर किया है इसको इंटू कर देते हैं इसका होने वाले चांसेस का, यानी कि ये जो हम लोगों का डेविएशन निकला इस डेविएशन का होने का चांसेस कितना है। तो नेक्स्ट कॉलम में हम लोग इंटू कर देते हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी के साथ और फिर जोड़ देते हैं। जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को वेरिएंस निकल के आता है। अब ये वेरिएंस हम लोग को मालूम चल गया, लेकिन ये वेरिएंस तो हम लोग स्क्वायर में निकाले थे। इसीलिए वापस से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को पाना है तो स्क्वायर रूट कर देंगे हम लोग वेरिएंस का। जैसे ही वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। यहाँ पर निकल के आया 7.28 ईयर 1 के केस में। इसका मतलब कि 7.28 से डेविएट कर सकता है, यानी जो भी कैश इनफ्लो है हमारा 24.4 एवरेज,
उसमें 7.28 का डेविएशन हो सकता है। 7.28 आगे भी बढ़ सकता है, 7.28 कम भी हो सकता है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसी तरह से सेम टू सेम हम लोगों ने ईयर 2 का भी निकाला, ईयर 3 का भी निकाला। वापस से एक बार देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने कैसे निकाला। जो एक्स था यानी कि कैश इनफ्लो था, उसको इनटू कर दिया पी के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, तो पी एक्स आ गया एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। और एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को जब हम लोग जोड़ दिए तो एवरेज में कितना कैश इनफ्लो आने वाला है वो निकल के आ गया 24.4। अब ये तो एवरेज में कैश इनफ्लो आ गया, जिसको हम लोग एक्स बार कहते हैं। अब हम लोगों को अगला कॉलम में डेविएशन निकालना है कि कितना डेविएट हो रहा है। तो जितना भी कैश इनफ्लो है उसको माइनस कर देंगे अगर एवरेज के साथ, तो मालूम चल जाएगा कि कितना डेविएशन हो रहा है। तो ये डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसीलिए अगला कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकल के आ गया। तो इतना सारा वेरिएंस हो सकता है। इस वेरिएंस का कितना चांसेस है ये जानने के लिए हमको इंटू करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इसीलिए हम लोग अगला कॉलम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसको टोटल कर देते हैं। तो इसको टोटल करने के बाद हम लोग को मिल जाता है वेरिएंस, कि टोटल में वेरिएंस कितना होने वाला है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर वेरिएंस नहीं निकालना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे तो एच डी निकल के आ जाएगा। बस तीनों साल का एच डी इसी तरह से निकालेंगे। तो क्वेश्चन का दो डिमांड था, पहला था एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, तो निकाल दिया हम लोगों ने परसेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस परसेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और दूसरा डिमांड था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो वो भी निकाल दिया हम लोगों ने। इस सवाल में दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, जिसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दे दिया है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है वो दे दिया है। 70 लाख इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एक्स और 80 लाख इन केस ऑफ प्रोजेक्ट वाई। दोनों का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कितना कैश इनफ्लो आने वाला है ये दे दिया है, और साथ में इसका होने का प्रोबेबिलिटी भी दे दिया है। आपको दो चीज़ निकालना है, पहला एनपीवी निकालना है विथ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% और दूसरा एचडी निकालना है। तो ये बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हटके है। बस क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा। तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप इसे पॉज करके ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और येट बहुत आसान भी है। इस सवाल में दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई, जिसका आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी दे दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है। पहला सवाल में पूछता है कि अबव डेटा को देख करके आप कौन सा प्रोजेक्ट चुनेंगे, और दूसरा सवाल में कहता है क्या आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा अगर रिस्क को मेज़र करने के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का यूज़ करें। तो पहला सवाल का जवाब है कि हम लोग अबव डेटा को देख करके प्रोजेक्ट वाई रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसमें एनपीवी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के आधार पे कहना है कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना डेविएशन हो रहा है, कितना परसेंटेज डेविएशन हो रहा है। तो 122,000 में 90,000 का डेविएशन हो रहा है, तो 90 अपॉन 122 इंटू 100 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आया प्रोजेक्ट एक्स का। उसी तरह से प्रोजेक्ट वाई में 225,000 में 120 का डेविएशन हो रहा है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा 120 अपॉन 225 इंटू 100। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम रहता है उसी को हम लोग चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट वाई को ही चूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो कम है, 53.23 है बस। इस सवाल में आपको एनपीवी निकालना है बेस्ड ऑन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि तब यूज़ होता था जब कोई एचडी नहीं हुआ करता था, कोई भी ज़्यादा अच्छा सा टेक्निक नहीं आया था, तभी यूज़ करते थे। ये सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोगों को मालूम है कि एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आएगा, तो कितना परसेंट हम लोग श्योर हैं उसके साथ इंटू कर देते हैं। जितना परसेंट हम लोग श्योर हैं उसको हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को अल्फ़ा के साथ इंटू कर देते हैं तो सर्टेन कैश इनफ्लो निकल के आता है। एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो का मतलब कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इतना एस्टिमेट किए हैं कि ये आएगा। लेकिन क्या आप 100% श्योर हैं? नहीं। ईयर 1 में 10 लाख आने का 90% हम लोग श्योर हैं, तो 90% हम लोग का अल्फ़ा आया। ईयर 2 में 15 लाख कैश इनफ्लो आने का हम लोगों को लगता है कि 85% चांसेस है, हम लोग 85% के लिए सर्टेन है, इसीलिए 0.85 हम लोगों का अल्फ़ा आया। ईयर 3 में 20 लाख कैश इनफ्लो है, तो हम लोगों को कितना परसेंट के लिए सर्टेनिटी है?
82% के लिए सर्टेनिटी है, इसीलिए 0.82 आया अल्फ़ा। तो हम लोग एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को अल्फ़ा के साथ इंटू कर देते हैं तो मिलता है हम लोग को सर्टेन कैश इनफ्लो। अब ये जो सर्टेन कैश इनफ्लो हम लोगों ने निकाला है इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आएंगे और जोड़ देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया तो लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो एनपीवी निकल के आ जाएगा। तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर ईयर 1 2 3 4 में जितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है वो लिख दिया, अल्फ़ा से इंटू कर दिया। अल्फ़ा क्या होता है, कितना परसेंटेज हम लोग श्योर हैं, कितना परसेंट हम लोग सर्टेन है कि इतना कैश इनफ्लो आएगा ही आएगा, वही अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा के साथ इंटू कर दिए तो सर्टेन कैश इनफ्लो आ गया। तो ये जो सर्टेन कैश इनफ्लो आया है इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, तो एनपीवी आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 लैक्स। अब इस सवाल में आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है एज़ पर आरएडीआर मेथड। आरएडीआर का क्या मतलब होता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ये भी सिंपल मेथड है, इसमें हम लोग कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों निकालते हैं दो डिस्काउंटिंग रेट के बेसिस पर। एक डिस्काउंटिंग रेट है रिस्क फ्री रेट और दूसरा डिस्काउंटिंग रेट है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम रेट। तो सवाल में क्या रहा था कि एक इंटरप्राइज 100 लाख रुपए लगा रहा है एक प्रोजेक्ट में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है, लेकिन रिस्क प्रीमियम जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 7% है। यानी कि 7% तो बिना रिस्क का रिटर्न ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर रिस्क लगाएगा तो थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, तो कितना परसेंट से बढ़ेगा, 7% से बढ़ेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर बिना रिस्क लिए चले तो रेट ऑफ रिटर्न 7% का एक्सपेक्ट करेंगे, और रिस्क लेकर के चलेंगे तो 14% यानी कि 7 + 7% इतना का एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों केस में निकालेंगे। पहला केस 7% में और दूसरा केस 14% में। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाले, कैश आउटफ्लो का भी कैश इनफ्लो का भी, और हम लोगों को एनपीवी मिल गया। यहाँ पर नोट दे दीजिएगा, आरएडीआर इज इक्वल टू 7% + 7%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। इस सवाल में भी आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है। दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एम और प्रोजेक्ट एन। दोनों प्रोजेक्ट में ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में कितना कैश फ्लो आने वाला है वो दे दिया है, और उसके साथ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी दे दिया है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होता है, अभी जो हम लोगों ने अल्फ़ा पढ़ा वही होता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, कि हम लोग कितना परसेंट श्योर हैं कि उतना कैश फ्लो आएगा ही आएगा। तो हम लोग कैश फ्लो को इंटू कर देते हैं अल्फ़ा के साथ, तो हम लोग को मिल जाता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और जब एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल के आता है तो वही हम लोग का एनपीवी निकालने के लिए मदद करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी कैश फ्लो है उसको इंटू कर देंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से, यानी कि अल्फ़ा से। तो हम लोग को एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा जो कि आएगा ही आएगा, और जैसे ही सर्टेन अमाउंट हम लोग का आएगा ही आएगा तो उस हिसाब से हम लोग कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और एनपीवी निकाल देंगे। नॉर्मली हम लोग एनपीवी कैसे निकालते हैं वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे, आप चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, चार्ट में जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू हम लोग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के हिसाब से निकाल चुके हैं। अब देखिए, ईयर 1 में हम लोग का जो भी अमाउंट है प्रोजेक्ट एम में वो 3,60,000 है, 3,50,000 है और 2.5 लाख है। ये कैसे आया, 4.5 लाख का 80%, 5 लाख का 70% और 5 लाख का 50%। इसी तरह से प्रोजेक्ट एन में भी हम लोगों का 4,05,000 आया, 3,60,000 आया और 3,50,000 आया। इस तरह से हम लोग को अमाउंट मिल गया कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का। जैसे ही हम लोगों को कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो का अमाउंट मिल गया, उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पर 6% के हिसाब से है। तो इस तरह से हम लोग एनपीवी निकाल दिए। एक बार आप रीड कर लें तो बेटर होगा। और लास्ट में हम लोग रिकमेंड कर देंगे, वी रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट एन सिंस इट रिजल्ट्स इन हायर एनपीवी। दूसरा सवाल में कह रहा था कि इफ़ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यानी कि आरएडीआर मेथड इज यूज्ड देन विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेज्ड विथ ए हायर रेट एंड वाई। तो आंसर है इसका, प्रोजेक्ट एम शुड बी अप्रेज्ड विथ हायर आरएडीआर सिंस इट्स सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लोअर रिजल्टिंग इन हाई रिस्क। इसको एक बार आप रीड कर लें। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग को मालूम है कि एनपीवी का फॉर्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो उसी फार्मूला में यूज़ करेंगे।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दिया हुआ ही है, 2,10,000, 1,20,000 और 1,00,000। बस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है तो वो भी निकाल देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ ही है और एनुअल कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट एक्स से। प्रोजेक्ट एक्स में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? जो भी एनुअल कैश फ्लो है 70,000, इसको इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, कौन सा चुने? तो देखेंगे जिसमें भी कॉमन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को चुनेंगे। तो यहाँ पर कॉमन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है? 1.2। तो नीचे चार्ट में देखिए कि 1.2 कौन सा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। तो 1.2 जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 3.274। तो 70,000 को 3.274 से इंटू कर दिए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया एक्स का। बस उसके बाद एनपीवी निकाल दिए। सेम तरह से वाई का भी निकाले, सेम तरह से जेड का भी निकाले। इस सवाल में आपको एनपीवी निकालने के लिए कहा है 3 सिनेरियो में, बेस्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट केस सिनेरियो में और मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो में। इसमें चार्ट में दिया हुआ है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना कैश इनफ्लो आएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में। मोस्ट लाइकली सिचुएशन में कितना कैश इनफ्लो आएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में। और बेस्ट केस सिनेरियो में कितना कैश इनफ्लो आएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में। हम लोगों को एनपीवी निकालना है सारे सिनेरियो का, तो उसी तरह से निकाल लेते हैं। तीनों ईयर का हम लोगों को कैश इनफ्लो मालूम है, इंटू कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करेंगे? 9%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 9% के हिसाब से हम लोग वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली केस एंड बेस्ट केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, तो एनपीवी निकल के आ जाएगा। तो आंसर में देखेंगे तो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाला है डिस्काउंटिंग रेट से इंटू करके और उसको लेस कर दिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ, जो कि 1400, 1400 और 1400 है। तो ये तो था सवाल का पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने तीनों केस में कितना एनपीवी आएगा वो निकाल दिया। सवाल का दूसरा पार्ट में कहता है कि अब एनपीवी क्या आएगा अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मोस्ट लाइकली सिचुएशन रहा लेकिन थर्ड ईयर में ख़राब सिचुएशन रहा और वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, तो उस केस में एनपीवी क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग कैश इनफ्लो देखेंगे। तीनों साल में कौन कौन सा कैश इनफ्लो आ सकता है। तो पहला साल में 550 आ सकता है क्योंकि मोस्ट लाइकली सिचुएशन है। दूसरा साल में भी 450 आ सकता है क्योंकि मोस्ट लाइकली सिचुएशन है। लेकिन तीसरा साल में ख़राब सिचुएशन है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से 700 आएगा हम लोगों का ईयर 3 में। तो इन तीनों कैश इनफ्लो 550, 450 और 700 का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा और लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, जो कि 1400 है। तो इससे हम लोग का एनपीवी निकल के आ जाएगा और क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नहीं। इस सवाल में आपको इनिशियल प्रोजेक्ट भी निकालने के लिए कहा है, यानी कि कैश आउटफ्लो दिया है, जिस फैक्टर को कैश इनफ्लो दिया है आपने एनपीवी निकाला है, प्रोजेक्ट लाइफ दिया है, सभी फैक्टर्स कैपिटल यानी उन सभी वेरिएबल्स का इन चारों के बेसिस पर आपको एनपीवी निकालना है। पिछले सवाल में हम लोगों ने जैसे किया था, इसके बाद आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करना है, जिसमें हम लोग तो एनपीवी अगर निकाला एनालिसिस करते हैं हम लोग उन सारे फैक्टर्स फार्मूला में बिठाएंगे जिन फैक्टर्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश के आधार पे हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हम लोगों ने जो कैश निकाला है निकालने के लिए किस आधार हम लोग को फार्मूला लगाना पड़ेगा। इनिशियल प्रोजेक्ट यूनिट सोल्ड इनटू यानी कि कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन तीनों का अजम्पशन लेकर के ही ना एनपीवी निकाला है। इस फार्मूला से तो ये तीनों तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है। हम लोग का 200 करोड़, ये सब तो हमारा 200 करोड़ तो कैश इनफ्लो आया, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कौन सा सिंस प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल चेंज होगा, 5 साल का इम्पैक्ट करेगा एन्युटी फैक्टर से इंटू कर दिए हम लोग इन तीनों फैक्टर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सबसे सेंसिटिव फैक्टर है उसको ढूंढ के निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश क्यों ढूंढ के निकालना पड़ता है? तो निकल के आया 442 जो भी सेंसिटिव है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एनपीवी को निकालने के लिए और ज्यादा तरीके से यूज हुआ, अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करके। पहले तो कैश इनफ्लो निकालने के लिए हम लोग यूनिट ज्यादा एक्यूरेटली अज्यूम सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव फैक्टर है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके आधार पर सब फैक्टर्स को अज्यूम करके हम लोग नॉर्मल निकाला है।
अगर वही इतना भी नहीं, फिर जो DRR का डिस्काउंट यानी कि तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा या डिस्काउंट रेट हम लोग रीजन ही गलत ले लेंगे, इन्वॉल्व है, इसीलिए इतना सारा इन्वॉल्व है यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, माइनस करते हैं सारे फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा हम लोग चेंज करेंगे, कितना चेंज करेंगे, हम लोग दोबारा से इवैल्यूएट करेंगे 11% एक्यूरेटली और जो खराब केस में चेंज तो 19635 सारे को यहाँ पर हम लोग देख रहा है परसेंट वैल्यू हम लोग देखेंगे कि एनपीवी में इसका क्या इफेक्ट लोएस्ट किस में है, तो कैश जब हम लोग कैश इनफ्लो को रिवाइज 45000 इसका मतलब कि कैश इनफ्लो को इनटू कर देंगे एनओटी फैक्टर के साथ, कैश इनफ्लो के चेंज होने पर कैश इनफ्लो आ जाएगा, एनपीवी इतना चेंज कर देंगे, इतना घट जा रहा है के साथ, यानी कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम लोगों को कैश इनफ्लो आ गया, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सबसे सेंसिटिव फैक्टर हम लोगों के लिए फैक्टर कैश इनफ्लो मान रख के एनपीवी कैलकुलेट किए हैं। ये याद रखिएगा कि तीनों केस में जब हम लोगों ने पहला एनओटी निकाला है तो सिर्फ यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट है फैक्टर्स को, दूसरा एक बार में एक ही फैक्टर इनफ्लो को ध्यान में रखिए, फैक्टर तीसरा कैश आउटफ्लो को ध्यान में रखिए। एग्जांपल फर्स्ट केस में सिर्फ कैश इनफ्लो सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए क्या करेंगे हम लोग फैक्टर इन तीनों फैक्टर को, तो ये बात जरूर ध्यान पूरा खराब सिचुएशन देखेंगे कि खराब से खराब सिचुएशन में ये तीनों फैक्टर क्या क्या चेंज कर सकता है हम लोगों के एनपीवी में। स्टार्टिंग करते हैं तभी समझ में आएगा। तो रिवाइड एनपीवी जो निकाले ये सबसे कम आया, कितना खराब हो सकता है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 10% रिस्क है, तो हम लोग सोचेंगे कि जो कैश आउटफ्लो है वो 10% से और बढ़ सकता है, यानी कि ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और क्या होगा खराब, तो 10% और ख़राब कर देते हैं। तो 1,20,000 लग रहा था हम लोगों को कैश आउटफ्लो, तो 1,20,000 इंटू 110 कर देते हैं, तो 1,32,000 लगेगा अब। तो 1,32,000 अगर कैश आउटफ्लो रहा तो एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो एनपीवी निकाल देंगे हम लोग ये एज्यूम करके कि कैश आउटफ्लो 1,32,000 है। तो इस तरह से रिवाइड एनपीवी निकाले तो निकल के आया 10605। अब ये फैक्टर तो चलो ठीक है, अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो यानी कि पैसा आ रहा है, अधिक से अधिक खराब क्या होगा कि 10% खराब आएगा, तो हम लोग 10% घटा देते हैं। तो कैश इनफ्लो जो 45,000 आ रहा था उसका 90% ही कर देते हैं, तो 45,000 का 90% किए तो 40,500 आया। अब इस बेसिस पर हम लोग वापस से एनपीवी रिवाइज निकालते हैं, जहाँ पर कि कैश इनफ्लो हम लोग 40,500 ले लेंगे। तो इस प्रकार से एनपीवी निकाले तो एनपीवी आया 8344.5। अब तीसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी 10% है, तो अधिक से अधिक खराब होगा, 10% खराब और कर दें तो 11% हो जाएगा रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस बेसिस पर एनपीवी अब निकालते हैं।